हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी एक और नई शानदार पोस्ट के साथ, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई पुस्तक रिच डैड एंड पुअर डैड। आज हम बात करने वाले हैं रिच डैड और पुअर डैड की ऑडियो समरी के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमें अमीर बना सकती है और कौन सी हमें गरीब बनाती है। अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे वो और ज्यादा अमीर होते हैं, जबकि गरीब लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे वे पहले से ज्यादा गरीब हो जाते हैं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए यह ऑडियो समरी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं रिच डैड और पुअर डैड। अगर आप अपना माइंडसेट बदलना चाहते हैं, यानी अगर आप एक अमीर व्यक्ति के माइंडसेट के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको यह ऑडियो बुक समरी जरूर सुननी चाहिए। मुझे आशा है कि आपको ये जरूर पसंद आएगी। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी के दो डैडी थे, एक अमीर और दूसरे गरीब। एक बहुत पढ़े लिखे और समझदार थे, पीएचडी किए थे और उन्होंने अपने 4 साल के अंदर ग्रेजुएट कार्य को 2 साल से कम समय में कर लिया था। उसके बाद वह आगे पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो तथा नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए और वहां पर उन्होंने अपनी स्कॉलरशिप को पूरा किया। ऑथर के दूसरे पिता 8वीं से आगे नहीं पढ़े हैं। दोनों अपने कैरियर में सफल थे। दोनों ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की और दोनों ने काफी पैसा कमाया, परंतु उसमें से एक पूरी जिंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा और दूसरा हवाई के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन गया। एक मरने पर उसके परिवार, चर्च और जरूरतमंदों को करोड़ों डॉलर की दौलत मिली और दूसरे अपने पीछे कर्ज छोड़ गया। उनके दोनों डैडी उनको सलाह दिया करते थे, लेकिन इनकी सलाह एक सी नहीं थी। दोनों ने ही शिक्षा पर बहुत जोर दिया, परंतु उनके द्वारा सुझाई गई पढ़ाई के विषय अलग अलग थे। अगर एक डैडी होते तो दिक्कत नहीं थी, वो उनकी भी बात मान लेते, लेकिन जब वो 2 लोग थे तो वहाँ पर कंफ्यूजन आता था, किसकी बात माने और किसकी ना माने। समस्या यह थी कि अमीर डैडी कभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे, परंतु पैसों के बारे में दोनों लोगों के विचार और नजरिया एकदम अलग था। उदाहरण के तौर पर माने, एक डैडी कहते हैं कि पैसे की मोह माया सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि उनके दूसरे डैड कहते थे कि पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। ऑथर कहते हैं कि मेरा बहुत सारा समय सोच विचार में ही गुजर जाता था। मैं खुद से बार बार इस तरह के सवाल पूछता था, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं सिखाया जाता, बल्कि घर पर ही पढ़ाया जाता है। शायद इसलिए अमीर लोग और ज्यादा अमीर होते हैं, जबकि गरीब लोग और ज्यादा गरीब होते हैं। ऑथर कहते हैं कि मेरे 2 डैडी थे और मैं दोनों से ही सीखा हूँ। मुझे दोनों की सलाह पर सोचना पड़ता था। इस तरह से सोचते सोचते मैंने भी जान लिया कि किस व्यक्ति के विचार उसकी जिंदगी पर कितना जबरदस्त असर डालते हैं। मेरे एक डैडी कहते थे मैं ये नहीं खरीद सकता हूँ, लेकिन मेरे दूसरे डैडी कहते थे मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे समझाया कि जब हम कहते हैं कि मैं उसे नहीं खरीद सकता, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बजाय हम यह सवाल पूछते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तो हमारा दिमाग काम करने लगता है। और ऐसे ही दोनों डैडी में जमीन और आसमान का अंतर था। एक डैडी की सोच थी कि अमीरों को ज्यादा टैक्स देना पड़ता है ताकि बेचारे गरीबों को ज्यादा फायदा मिल सके, जबकि दूसरे डैड कहते थे टैक्स उन लोगों को सजा देता है जो उत्पादन करते हैं और उन लोगों को इनाम देता है जो काम नहीं करते हैं। गरीब डैड कहते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सके, वहीं अमीर डैड कहते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। एक डैडी कहते हैं कि मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है, तो दूसरे डैड कहते हैं मुझे इसलिए अमीर बनना है
क्योंकि मुझे यह बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी कुछ डॉलर बेचने के लिए परेशान है, दूसरे डैडी एक के बाद एक निवेश करते रहे। मेरे गरीब डैड ने मुझे बताया कि अच्छी नौकरी तलाशने के लिए अच्छा सा बायोडाटा कैसे लिखा जाए, जबकि मुझे अमीर डैड ने यह सिखाया है कि कैसे मजबूत व्यावसायिक वित्त योजनाएं लिखी जाएं जिससे मैं नौकरियां दे सकूं। मेरे गरीब डैड कहते थे कि मेरे पैसे में कोई रुचि नहीं है या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मेरे अमीर डैड हमेशा कहते थे पैसे में बहुत ताकत होती है। 9 वर्ष की उम्र में मैंने यह फैसला लिया कि पैसे के बारे में मैं अपनी अमीर डैड की बात सुनूंगा और उनसे सीख लूंगा। यह फैसला करने का मतलब यह है कि अपने गरीब डैड की बातों पर ध्यान न देना। हालांकि उनके पास कॉलेज की बहुत सी डिग्रियां थी जो मेरे अमीर डैड के पास नहीं थी। मेरे अमीर डैड ने मुझे 30 साल से भी ज्यादा समय तक सिखाया और तब तक सिखाया जब तक मेरी उम्र 39 साल की नहीं होगी, और उसके बाद उन्होंने सिखाना बंद कर दिया। उन्होंने यह देख लिया था मैं वह सब कुछ समझ चुका हूँ जो वह मेरी मोटी बुद्धि में भरने की कोशिश कर रहे थे। ऑथर कहते हैं कि जब मैं 9 साल का था, अमीर डैडी ने मुझे 6 सबक सिखाए थे, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नंबर 1 है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने डैडी से कहा कि मुझे अमीर बनना है, मुझे पैसे कमाने हैं। तो उनके डैडी ने कहा, रॉबर्ट के डैडी ने कहा, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें पैसे बनाने होंगे और मुझे नहीं पता यह तुम कैसे करोगे। वहीं फिर रॉबर्ट कियोसाकी और उसके दोस्त माइक दोनों ने मिलकर पैसे कमाने की सोच और उन्होंने अपने पड़ोसियों के घर पर जाकर बोल दिया उन्हें जब टूथपेस्ट खत्म हो जाए तो रख लेंगे और उन्हें दे देंगे। रॉबर्ट और उसके दोस्तों ने मिलकर टूथपेस्ट के खाली ट्यूब को इकट्ठा किया और उसे गलाकर सिक्के बनाने लगे, यानी पैसे बनाने लगे। लेकिन जब उसके पिता ने देखा और वो बोले रॉबर्ट घर पर सिक्के बनाना गैर कानूनी है, तो रॉबर्ट और उसके दोस्त का ये मिशन असफल हो गया। इसके बाद रॉबर्ट के पिता ने कहा कि अगर तुम लोग पैसा कमाना सीखना चाहते हो तो तुम लोगों को माइक के पिता यानी माइक के डैडी से सीखना चाहिए। माइक रॉबर्ट का दोस्त था और रॉबर्ट माइक के डैडी को अपना रिच डैड कहते थे। माइक और रॉबर्ट अपने रिच डैड के पास गए जानने के लिए कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। रिच डैड ने बोला, मैं तुम लोगों को पैसा कमाना सिखा तो दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम लोगों को मेरे साथ काम करना होगा। उस काम के बदले मैं तुमको सिखाऊंगा। रॉबर्ट और माइक ने हाँ कर दी और वह दोनों शनिवार को आते और 3 घंटे काम करते, जिसके बदले में रिच डैड उन्हें 10 सेंट प्रति घंटे दिया करते थे। रॉबर्ट और माइक 10 सेंट के बदले वहाँ डब्बू की सफाई किया करते थे, लेकिन रॉबर्ट के लिए पैसे बहुत कम थे, वह यहाँ से कुछ सीख भी नहीं रहे थे। रॉबर्ट ने 3 हफ्ते बाद यह काम छोड़ दिया क्योंकि उनके पुअर डैड ने उनसे बोला कि 10 सेंट तो बहुत कम है, कम से कम 25 सेंट अपनी वेतन करवाओ, नहीं तो नौकरी छोड़ दो। रॉबर्ट फिर अपने रिच डैड के पास गए और बोला, मैं यह काम नहीं करूँगा क्योंकि आपने बोला था सिखाने के लिए और आपने कुछ सिखाया नहीं, और इसमें मुझे पैसे भी कम मिल रहे हैं, इसलिए मैं काम नहीं करूँगा। फिर रिच डैड ने बोला, मुझे पता था तुम यह काम छोड़ दोगे। अगर तुम यह काम करते रहते हो और इससे तुम खुश रहते हो तो फिर मैं तुम्हें बोल देता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं सिखा पाऊंगा, लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने इस काम को मना कर दिया, यानी तुम सच में कुछ सीखना चाहते हो और बड़ा करना चाहते हो। रिच डैड ने कहा, रॉबर्ट क्या तुम सच में सीखना चाहते हो? रिच डैड ने कहा, रॉबर्ट क्या तुम सच में सीखना चाहते हो कि अमीर कैसे बना जाए? तो उसके लिए तुम जो काम कर रहे हो वह करते रहो, लेकिन अब से तुम्हें इसके लिए पैसे नहीं मिलेंगे। रॉबर्ट ने बोला, पैसे नहीं मिलेंगे? रिच डैड ने कहा, नहीं, पैसे नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे, और तुम्हें सीखना है या नहीं सीखना है यह बताओ। रॉबर्ट ने कहा, ठीक है, लेकिन एक बात रॉबर्ट ने अपने पुअर डैड को नहीं बताई और उन्हें अब पैसे नहीं मिलते हैं इस काम के लिए और बिना पैसे के काम करना सीख गए। एक दिन उन्होंने देखा कि कोई कॉमिक्स बेचने वाला आया था और उन्होंने वहां से देखा और उन्हें एक विचार आया। फिर हम और माइक दोनों
कॉमिक्स का बिजनेस शुरू करते हैं और फिर रॉबर्ट ने माइक के घर में एक कॉमिक्स की लाइब्रेरी खोल देते हैं और माइक्स की बहन वहाँ की लाइब्रेरियन बन जाती है और ऐसे ही रॉबर्ट और माइक लगभग हफ्ते की $10 कमाई कर लेते हैं और उसमें से $1 माइक की बहन को देते हैं। और अब रॉबर्ट फ्री रहते थे और उन्हें अब पता चल चुका था कि पैसे के लिए काम नहीं किया जाता है बल्कि पैसा हमारे लिए काम करता है। रॉबर्ट कहते हैं, ज्यादा तनख्वाह देने के बजाय हमें रिच डैड ने हमें इतनी बढ़िया नसीहत दी है। नियम नंबर 2 है, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। अगर अमीर बनना है तो पैसे की समझ होनी चाहिए। एसेट क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है, आय क्या होती है, व्यय क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। पर डैड पढ़े लिखे थे, अच्छे पैसे कमाते थे, लेकिन पैसे की समझ नहीं थी, इसलिए वे पैसे बचा नहीं पाते थे और वे जितना कमाते थे उतना ही कर्जे में डूबे रहते थे, क्योंकि उनको संपत्ति और दायित्व का अंतर नहीं पता था। और हमेशा संपत्ति खरीदनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना जानने की जरूरत है, अमीर लोग संपत्ति इकट्ठा करते हैं, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठा करते हैं। मजे की बात यह है कि उन लोगों को यह लगता है कि वह संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं। बहुत लोगों को यह पता नहीं होता है कि जब वह नया घर ले रहे हैं तो उनका संपत्ति है या दायित्व है, जबकि घर एक दायित्व है, क्योंकि इसमें हमारे पैसे खर्च होते हैं, ना कि यहाँ से हमें पैसे मिलते हैं। रॉबर्ट के पढ़े लिखे पुअर डैड का फाइनेंशियली स्टेटमेंट में जितना आय थी उतनी ही व्यय था, मतलब जितना वह कमाते थे वह उतना ही खर्च करते थे और संपत्ति उनके पास बहुत ही कम थी। दायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास बहुत ज्यादा थी। रॉबर्ट के रिच डैड की आय यानी उनकी इनकम बहुत ज्यादा थी और व्यय यानी उनका खर्चा बहुत कम था और संपत्ति इनके पास ज्यादा थी और दायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम थी। और नतीजा यह होता है कि अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है उन्हें अपने पैसे कहाँ खर्च करने हैं, कहाँ नहीं खर्च करने हैं। इसलिए हमेशा अपने पैसों का संपत्ति खरीदनी चाहिए, ना कि दायित्व। आज एक अच्छी बात यह है, ज्यादातर लोग यह बातें समझते हैं और इसलिए उन्होंने म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर दिया है। निवेश में हुई बढ़ोतरी के कारण ही हमने स्टॉक मार्केट में इतनी तेजी देखी है। आज मध्यम वर्गीय की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नए नए म्यूचुअल फंड बनते जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड इसलिए लोकप्रिय होते हैं क्योंकि वह सुरक्षा के प्रतीक होते हैं। इस आसान सबक को याद रखें, अमीर संपत्ति खरीदते हैं और गरीब केवल खर्च करते हैं और मध्यम वर्गीय दायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी खरीदता है, परंतु यह सोचते हैं कि वह संपत्ति खरीद रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नियम नंबर 3 है, अपने काम से काम रखो। ज्यादातर लोगों को दूसरों के लिए काम करते हैं, बस अपने लिए काम नहीं करते हैं। वह पहले तो कंपनी के मालिक के लिए काम करते हैं, फिर टैक्स के कारण सरकार के लिए काम करते हैं, फिर बैंक के लिए काम करते हैं। लोगों की जिंदगी में पैसे की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वह अपनी सारी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। कई लोगों के पास तो जिंदगी भर काम करने के बाद भी कुछ नहीं बचता है। असली संपत्ति कई तरह की होती है, जैसे ऐसे बिजनेस जिनमें मेरे होने की जरूरत ना हो। मैं उनका मालिक जरूर हूँ, परंतु उन्हें लोग चलाते हैं। अगर मुझे वहाँ काम करना पड़े तो यह बिजनेस नहीं होगा, यह मेरी नौकरी होगी। और एक बार आपने बिजनेस को बनाने में, उसमें निवेश करने का समय निकाल लेते हैं तो फिर आप उसमें जादू की छड़ी घुमा सकते हैं, जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है। यह रहस्य अमीरों को भीड़ से आगे रखता है और अपने काम से काम रखने का नाम ही इस तरह राह पर चलने के लिए मिलता है जिस पर हम लोग चलते हैं। नियम नंबर 4 है, टैक्स का इतिहास और कॉर्पोरेशन की ताकत। अमीर डैडी ने माइक और मुझे समझाया कि इंग्लैंड और अमेरिका में पहले कोई टैक्स नहीं लगते थे। ब्रिटेन में 1799 से 1816 के बीच नेपोलियन से युद्ध के समय टैक्स लगाया गया था। अमेरिका ने 1861 से
1865 के बीच सिविल वॉर के खर्चे को जुटाने के लिए टैक्स लगाया था। सन 1874 में इंग्लैंड ने इनकम टैक्स को अपने नागरिकों पर स्थायी रूप से लागू कर दिया, क्योंकि लोगों ने सिर्फ इसलिए माना क्योंकि उन्हें यह बताया गया कि टैक्स अमीरों को सजा देने और मध्यम वर्ग तथा गरीबों को मदद देने का साधन है। इसी कारण जनता ने टैक्स कानून के समर्थन में वोट दिया और यह वैज्ञानिक बन गया। हालांकि इसका मकसद अमीरों को दंड देना है, परंतु दरअसल यह उन्हीं लोगों को दंड देता है जिन्होंने इसका समर्थन किया था, यानी गरीब लोग और मध्यम वर्गीय लोग। एक बार सरकार ने पैसे का स्वाद चख लिया तो उसकी भूख बढ़ गई। अमीर डैड ने कहा, तुम्हारे डैडी और मैं पूरी तरह से विरोध में हैं। समस्या यह थी कि सरकार के पैसों की भूख इतनी बढ़ गई कि जल्दी मध्यम वर्ग पर टैक्स लगाने की नौबत आ गई। वहाँ से धीरे धीरे टैक्स के बोझे नीचे की तरफ बढ़ते गए और इससे बचने के लिए इनको 3 चीजें आनी चाहिए थी। नंबर 1 है अकाउंटिंग, नंबर 2 है निवेश और नंबर 3 है बाजार की समझ और नंबर 4 है कानून। टैक्स लाभ एक कॉर्पोरेशन ऐसी चीज कर सकता है जो एक आम आदमी नहीं कर सकता है, जैसे कि यह टैक्स देने से पहले खर्च कर सकता है। विशेषज्ञों की माने तो बहुत रोमांचक है, परंतु इसमें अंदर घुसाना तब तक जरूरी नहीं है जब तक कि आपका बिजनेस बहुत बड़ा न हो जाए। और भी ऐसे बहुत से खर्चे हैं जो टैक्स चुकाने के पहले किए जाते हैं, यानी कॉर्पोरेशन के मालिक अमीर लोग कमाते हैं, खर्च करते हैं, टैक्स चुकाते हैं। कॉर्पोरेशन के लिए काम करने वाले कर्मचारी कमाते हैं, टैक्स चुकाते हैं और खर्च करते हैं। आज की फाइनेंशियली पॉलिटिक्स के लिए आपकी संपत्तियों के चारों तरफ कॉर्पोरेशन का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। नियम नंबर 5 है अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। ऑथर कहते हैं कि आज से 300 साल पहले जमीन ही संपत्ति थी, इसलिए जिस आदमी के पास जितनी जमीन थी उसके पास उतनी ही संपत्ति की फैक्ट्री थी। फिर फैक्ट्री क्या आई, उत्पादन शुरू हो गया। अमेरिका ने अपना दबदबा बना लिया, उद्योगपतियों के पास संपत्ति आ गई और सूचना यानी टेक्नोलॉजी का युग आ गया। इसलिए जिस आदमी के पास जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी होती है आज वो ही अमीर होता है। समस्या यह है कि सूचना दुनिया भर में प्रकाश की गति से उड़ रही है। एक नई टेक्नोलॉजी की सीमाओं को किसी भी दायरे में नहीं बांधा जा सकता है, जिस तरह जमीन या फैक्ट्री को बांधा जा सकता है। आज मैं इतने सारे लोगों को संघर्ष करते हुए देखता हूँ और ज्यादा कड़ी मेहनत करते देखता हूँ, और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वह पुराने विचारों को कसकर पकड़े रहते हैं, कोई समय के साथ खुद नहीं बदलते हैं। सन 1984 में मैं करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ और सिर्फ इसीलिए कमा रहा हूँ क्योंकि स्कूल सिस्टम वह नहीं सिखाता जो मैं सीख रहा हूँ, और इसी तरह सीखकर मैंने रियल एस्टेट में लाखों डॉलर कमाए हैं। जैसे कि मैंने $75,000 का घर $20,000 का खरीदा है। मैंने अपने मित्र से $2,000 का लोन लिया। 90 दिनों में इस लोन पर ब्याज $200 का था। मैंने वकीलों को कैशियर का चेक दिया। मैंने अखबार में विज्ञापन दिया कि मैं $70,000 के घर और $60,000 में बिकाऊ है और इसी डाउन पेमेंट की जरूरत नहीं है। मेरा फोन तत्काल व्यस्त हो गया और लगातार बजने लगा क्योंकि खरीदारों के फोन आने लगे थे, और एक बार मकान कानूनी रूप से मेरे नाम हो गया तो सभी संभावित खरीदारों को घर देखने की इजाजत दे दी गई। कुछ ही मिनटों में बिक गया। मैंने $2,500 की प्रोसेसिंग फीस भी मांगी जो उन्होंने खुशी खुशी दे दी। उसके बाद में कानूनी तौर पर कार्रवाई शुरू हो गई। मैंने अपने मित्र के $2,000 के कर्ज में $200 ब्याज मिलाकर उसे दे दिया। वह खुश था, घर खरीदने वाला खुश था, वकील भी खुश था और मैं भी खुश था। मैं 20,000 में खरीदे गए घर को 60,000 में बेच दिया था। मेरे पास खरीदार का शपथ पत्र था जिसमें मेरी संपत्ति वाले कॉलम में 40,000 जमा कर दिए गए थे और इस पूरी कार्रवाई में कुल 5 घंटे लगे थे। अगर आप निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको मुख्य रूप से 3 चीजों की जरूरत होती है। फाइनेंशियली इंटेलिजेंस के अलावा इन बातों की जरूरत होती है। ऐसे मौके खोजे जो दूसरों को दिखाई न देते हो। दूसरे लोग अपनी आंखों से उस मौके को नहीं देख पाए हैं। अगर आप अपने दिमाग से उस मौके को देख सकते हैं और एक निवेशक अपने पैसों को एक निवेशक के तौर पर अपने पैसों को इन्वेस्ट करना सीखें। जोखिम तो हमेशा रहता है, इसलिए इससे बचने के बजाय उसे मैनेज करना सीखें। नियम नंबर 6 है
सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें। 1995 में मैंने सिंगापुर एक अखबार में इंटरव्यू दिया। युवा महिला रिपोर्टर थी। युवा महिला रिपोर्टर ने मुझसे पूछा, मैं भी आपकी तरह बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती हूँ। उसकी लेखन शैली बहुत ही अच्छी थी। वह अच्छे से पुस्तक थी, लिख सकती थी। कौन सी चीजें हर काम से कम कौन सी चीज आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने से रोक रही है? मेरा काम कहीं न कहीं जाता है। हर आदमी करता है कि मेरे उपन्यास बढ़िया है, परंतु कुछ नहीं होता। इसलिए मैं अखबार के लिए काम कर रही हूँ। कम से कम मेरा खर्चा तो चल रहा है। इसलिए आप इस बारे में मुझे कोई सुझाव देना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने कहा, मेरा एक दोस्त है, वह स्कूल चलाता है। वह सिंगापुर की कई छोटी कॉरपोरेशन के लिए सेल्स ट्रेनिंग कोर्स चलाता है। मैं समझता हूँ कि उसकी कोर्स में से शामिल होने से आपका करियर बहुत ही जल्द विकसित हो जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? बिक्री सीखने के लिए मुझे स्कूल जाना पड़ेगा? मैंने सिर हिलाया और हाँ कहा। आप सचमुच ऐसा कह रहे हैं या मजाक कर रहे हैं? मैंने बोला, हाँ, इसमें क्या गलत है? सेल्समैन बनना सीखने के लिए स्कूल क्यों जाऊँ? मैं एक प्रोफेशनल हूँ। मैं एक प्रोफेशनल में प्रशिक्षित होने के लिए स्कूल गई थी ताकि मुझे सेल्समैन न बनना पड़े। मैं सेल्समैन से नफरत करती हूँ। उन्हें केवल पैसा चाहिए होता है। तो आप मुझे बताइए, मैं सेल्स क्यों करूं? कॉफी टेबल पर मेरी एक बेस्ट सेलिंग बुक रखी हुई थी। मैंने उसे उठाया और उस महिला द्वारा लिखे गए नोट्स को अपने दूसरे हाथ में रखा। क्या आप इसे देख सकती हैं? मैंने उससे नोट की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसके पैर पर उसने लिखा था, रॉबर्ट कियोसाकी, बेस्ट सेलिंग लेखक। यहाँ पर बेस्ट सेलिंग लेखक लिखा हुआ है ना, बेस्ट राइडिंग लेखक। उसकी आंखें तत्काल फैल गईं। मैंने बोला, मैं बहुत बुरा लेखक हूँ। आप बहुत बढ़िया लेखिका हैं। मैं सेल्स स्कूल गया हूँ। आपके पास मास्टर की डिग्री है। दोनों को इकट्ठा कर लें और आप एक बेस्ट सेलिंग लेखिका और बेस्ट राइटिंग लेखक हैं। उसकी आंखों में गुस्सा था और बोली, मैं कभी इतनी नीचे नहीं गिरी कि बिक्री सीखने के लिए प्रशिक्षण में आप जैसे लोगों को लिखना ही नहीं चाहिए कि मैं प्रोफेशनल लिखता हूँ और आप एक सेल्समैन हैं। यह सही नहीं है। जब मैं योगेश मर्चेंट मरीन एकेडमी में सन 1969 में ग्रेजुएट हुआ तो मेरे पढ़े लिखे डैडी बहुत खुश हुए कि स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया ने मुझे अपने ऑयल टैंकर प्लांट में काम दे दिया। मेरी शुरुआती तनख्वाह 42,000 प्रति वर्ष डॉलर थी, जिसमें ओवर टाइम भी मिलता था और मुझे केवल 7 महीने काम करना पड़ता था। बाकी के 5 महीने मेरी छुट्टी होती थी। 5 महीने छुट्टियों के बदले अपनी तनख्वाह दोगुनी कर सकता था। मेरे सामने बहुत बढ़िया कैरियर था, परंतु मैंने 6 महीने बाद ही इस्तीफा दे दिया। माइनक्राफ्ट में भर्ती हो गया ताकि हवा में हवाई जहाज उड़ा सकूं। मेरे पढ़े लिखे डैडी का दिल टूट गया और अमीर डैडी ने मुझे बधाई दी। मेरे पढ़े लिखे डैडी के लिए नौकरी की सुरक्षा ही सब कुछ है और मेरे अमीर डैडी के लिए सीखना ही सब कुछ था। आप सभी को 2 महान उपहार दिए गए हैं, आपका दिमाग और आपका समय। यह आपके हाथ में है कि आप इनका मनचाहा उपयोग कर सकते हैं। यह आपके हाथ में है। आने वाले हर डॉलर से केवल आपको वह ताकत मिल जाती है जो आपकी तरक्की बनाती। अगर आप इसे मूर्खतापूर्ण तरीके से खर्च करते हैं तो आप एक गरीब रहने का विकल्प चुनते हैं। अगर आप इसे दायित्व पर खर्च करते हैं तो आप मध्यम वर्गीय बने रहते हैं। अगर आप इसे अपने दिमाग में निवेश करते हैं और यह सीख लेते हैं कि किस तरह से संपत्तियों को बनाया जाता है तो आप दौलतमंद होने का विकल्प चुनते हैं। चुनाव आपका है और केवल आपका। हर दिन हर डॉलर के साथ आप अमीर, गरीब, मध्यम वर्गीय होने का विकल्प चुनते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में अमीर बनना चाहते हैं, दूसरों की नौकरी या गुलामी नहीं करना चाहते हैं और अपने परिवार के साथ एक अच्छी लाइफ बिताना चाहते हैं तो ऊपर बताए गए सभी नियम अपने जीवन में अपनाएं ताकि आप भी एक अमीर व्यक्ति बन सकें। मुझे आशा है
कि आपको रिच डैड और पुअर डैड ऑडियो बुक समरी में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी ये ऑडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको मेरी ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।